देखिए, देश में आतंकवादी साजिश को लेकर हो रहे खुलासों में लगातार जिस संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा है वो है पीएफआई। पिछले दिनों तेलंगाना के निजामाबाद में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद रिमांड कॉपी, ये रिमांड कॉपी जो है वो एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। इसी रिमांड कॉपी से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस रिमांड कॉपी के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं, साजिश के तहत पीएफआई में मुस्लिम युवकों की भर्ती की जाती है, उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, पटना में भी आतंकी साजिश को लेकर हुए खुलासे में पीएफआई का नाम सामने आया। पीएफआई के वो पर्चे भी सामने आए जिसमें इस्लामिक राष्ट्र की बात कही गई। इससे पहले भी कई बार आतंकवाद को लेकर पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। अब इस रिमांड कॉपी में जो कहा जा रहा है वो कई तरीके के सवाल खड़े करता है। पीएफआई के आतंक कनेक्शन का इस रिमांड कॉपी से खुलासा हो रहा है। इस रिमांड कॉपी में बताया जा रहा है किस तरीके से मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुस्लिम युवकों के जहन में जो हिंदू समुदाय है उसके खिलाफ जहर भरा जा रहा था। सामाजिक काम के नाम पर चंदा वसूली की जाती थी। मार्शल आर्ट्स, कुंफू की ट्रेनिंग दी जा रही थी और यह सब कुछ किया जा रहा था देश विरोधी गतिविधियों में मुस्लिम युवकों को झोंकने के लिए। कैंपस फ्रंट के नाम पर युवकों की भर्ती का खेल खेला जा रहा था। देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। ये बड़े आरोप हैं और इन आरोपों के केंद्र में बार बार अगर कोई एक संगठन सामने निकल कर आ रहा है वो पीएफआई। पूरब से लेकर दक्षिण तक देश का राज्य अलग है, लेकिन संगठन वही पीएफआई है और उस पर आरोप भी वही, देश विरोधी काम में लगे होने के। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए उसी विवादित संगठन पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनीस अहमद साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पीएफआई को लेकर जिस तरीके के विवाद और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले शुक्रिया हमें चैनल में इनविटेशन देने के लिए। दूसरा चीज़, अगर आपने जो इल्ज़ामात के बारे में लगाया और आप मीडिया के लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इल्ज़ामात कोई आज या कल से नहीं आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे 2016-17 से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आ रहे थे और इस तरीके से एक इमेज प्रेजेंट किया जा रहा था कि इंडिया का एक बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा एक इस तरीके टेरर लिंक ऑर्गेनाइजेशन है। और 2016 में अगर आप लोग जानते होंगे कि यहाँ तक बात आई थी कि कल पॉपुलर फ्रंट बैन होने वाला है और आज 2022 में हम आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी ऐसे इश्यूज होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं इमीडिएट एक कंक्लूजन पे पहुँचा जाता है कि इसके पीछे पीएफआई है। मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको। अभी हाल ही में रामनवमी इशू के वक्त आपको पता होगा बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने कहा था कि खरौली में पीएफआई है। क्या हुआ? वहाँ के एसपी ने आकर क्या नो पीएफआई लिंक। खरगोन में बीजेपी के लीडर्स ने कहा और चंद मीडिया हाउसेज ने भी कहा कि खरगोन में भी पीएफआई लिंक है। क्या हुआ? वहाँ पर कोई भी पीएफआई इशू सामने नहीं आया। कानपुर दंगों में भी आपने देखा पीएफआई का नाम लाया गया, वहाँ पर भी कोई पीएफआई लिंक नहीं। मैं इस वक्त पुलिस रिमांड के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूँ। अगर हम इस तरीके की बात करेंगे सर, तो क्योंकि समय सीमित है ना सर, तो जो वेरीफाइड जानकारी है आप उस पर जवाब दे दीजिए। जो बिहार में हो रहा है फुलवारी शरीफ में, आप कहिए कि वो पीएफआई से लिंक नहीं है। वो पीएफआई से लिंक्ड है या नहीं है? तेलंगाना में ये 4 लोग जिनकी रिमांड की कॉपी मेरे हाथ में है, आप बताइए पीएफआई से लिंक्ड है या नहीं है? बात खत्म, बताइए ना। ये दोनों केसेस जो निजामाबाद और फुलवारी शरीफ का, ये फैब्रिकेटेड केसेस है। इसका फुल क्लैरिफिकेशन पॉपुलर फ्रंट ने दिया है। बिहार में जो केस है, ये केस में जो पेपर्स वहाँ पर मिले थे वो पेपर पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड केसेस था। जिस हाउस ओनर के बेटे ने वीडियो भी वायरल कर दिया है कि पुलिस जब वहाँ पर आई थी, रेड के बाद पुलिस जाने के वक्त पुलिस के पास कोई पेपर नहीं थे। ये पेपर जो था, जो एक 2047 इस्लामी हुकूमत का एक पेपर बताया मुझे और क्लैरिटी दीजिए। आपको पता होना चाहिए। सर, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। आपने सर, मुझे क्लैरिटी दीजिए। चलिए फुलवारी शरीफ से ही बात शुरू करती हूँ। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आप क्या कह रहे हैं जब आप फैब्रिकेटेड केसेस की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि उनको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है? फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है? क्लैरिटी दीजिए प्लीज। 2 पॉइंट है इसके अंदर। जो पहले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें जलालुद्दीन थे और उसके बाद अतर परवेज थे, ये दोनों पीएफआई के मेंबर नहीं थे, नंबर 1।
नंबर 2, उसके बाद जो रिमांड रिपोर्ट है, उस एफआईआर है, एफआईआर में उन्होंने क्या किया, पूरे बिहार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स का नाम उसमें ऐड किया, उन लोगों का भी नाम ऐड किया जो लोग पुलिस स्टेशन गए थे, जो लोग पुलिस स्टेशन एक दिन पहले गए थे, जो लॉयर्स, नूरुद्दीन को आप जानते हैं, जो नूरुद्दीन का नाम ऐड किया गया था। कल उसके फैमिली वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि नूरुद्दीन पुलिस स्टेशन खुद गया था एफआईआर पूछने के लिए। सर, अगर मैं सही समझी हूं तो मैं आपकी बात को दोहराना चाहती हूं। एक सेकंड, अनीस साहब, आप ये कह रहे हैं कि फुलवारी शरीफ के जो पहले 2 आरोपी थे, जिसमें जलालुद्दीन और अतहर परवेज, आप कह रहे हैं जलालुद्दीन और अतहर परवेज ये पीएफआई के सदस्य नहीं है, आप ये कह रहे हैं सर, इनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है? करेक्ट, ये दोनों पीएफआई के मेंबर नहीं थे, करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, जो आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन का। वो डॉक्यूमेंटेशन जो आपने कहा कि वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिला है इस्लामी राष्ट्र बनाने का, मैं आपने अगर ये रिमांड रिपोर्ट पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और एक चार्जशीट भी आप पढ़िए। वो चार्जशीट यूपी में बस्ती का एक केस था 2020 या 21 का, ये सेम डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, वहां पर भी बताया गया था कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिला है। यानी एक डॉक्यूमेंट जो यूपी के एक चार्जशीट में होती है 2020 में, वही चार्जशीट बिहार में मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चार्जशीट पहले ही रेडी था, डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी था, किसे अरेस्ट करना है पहले रेडी था, एक कंप्लीट फैब्रिकेटेड केस बनाया है। और हम 100% श्योर है ये केस कहीं पर भी कोर्ट में टिकने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस की नैरेटिव इसमें चेंज होते गई है। मैं आपको अभी, आप रिमांड रिपोर्ट को इतना कोट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पुलिस ने क्या कहा? पहले पुलिस ने कहा एक टेरर कैंप चल रहा है। फिर पुलिस ने अपना नरेशन चेंज किया, एसएसपी ने आके कहा कि यहाँ पर मोदी विजिट से लिंक है। उसके बाद एसएसपी ने वापस कहा मोदी विजिट के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद अब फाइनल वर्जन उनका क्या है? नहीं, कोई वहाँ पर मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग चल रहा था। भाई है क्या? टेरर ट्रेनिंग से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग पर पहुंच गए। अगर टेरर ट्रेनिंग है, पुलिस कर क्या रही थी? हम वही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं यही सवाल बार बार पूछ रहा था पुलिस से और मीडिया से भी, क्यों पुलिस के रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज नहीं किया जा रहा है? पुलिस का जो केसेस, जो रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे जो फ्लॉज हैं, उस फ्लॉज को क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा रहा है? पुलिस कह रही है पॉपुलर फ्रंट एक ऐसी एक संगठन, आप ही ने कहा, लेकिन अनीस जी, आप जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर, तो मतलब सारे राज्यों की पुलिस जो है वो पीएफआई के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मतलब सारे राज्यों की पुलिस मिली हुई है, आप पीएफआई वाले दूध के धुले हैं। सर, अपने गिरेबान में भी तो झांकिए ना, अपनी कमियों पर भी तो बात कीजिए ना सर। क्यों अगर कहीं दंगा होता है तो वहां पर पीएफआई का हाथ सामने निकल कर आ जाता है? क्यों पीएफआई से जुड़े लोग जो हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं? इस पर तो जवाब देना होगा ना आपको। आप मुझे एक देश विरोधी एक्टिविटी बताइए जिसमें पीएफआई का नाम आ रहा है, बताइए थोड़ा। मैंने तो ये रिमांड आपको दिखा दी। देश विरोध का मतलब क्या है? आप एक कह रहे हैं यहाँ पर वॉर अगेंस्ट द नेशन। हाँ, वॉर अगेंस्ट, देश विरोध का मतलब होता है वॉर अगेंस्ट द नेशन। तो सर वो 2047 पे कस्बा हिंद बना देंगे, 2023 से डायरेक्ट जिहाद शुरू कर देंगे, ये क्या है? ये वॉर अगेंस्ट द नेशन नहीं है तो और क्या है? हम तो डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना, यहाँ तो मुस्लिम देश बनाने का सपना देखा जा रहा है सर। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सामने आ रही है ना तथ्य, इसी पर मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। देखिए आपको मैं बताता हूँ जी, एक व्हाइट पेपर पर कुछ भी लिखकर पॉपुलर फ्रंट ने पब्लिश किया है बताने से आप लोग मान लेंगे उसे? अगर कल मैं ऐसा एक व्हाइट पब्लिश पेपर प्रिंट करके बता देता हूं कि फला फला आदमी ने किया, लोग मानेंगे? क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? अगर पॉपुलर फ्रंट ने उसको पब्लिश किया होता, अगर पॉपुलर फ्रंट ने उसको प्रिंट किया होता, क्या कहीं पर भी पॉपुलर फ्रंट ने इस किताब को डिस्ट्रीब्यूट किया? पुलिस के पास एविडेंस है? कोई भी एक व्हाइट पेपर पर एक प्रिंट लेके आके पॉपुलर फ्रंट को असाइन किया जाता है? देखिए, हम एक चीज क्लियर जान लीजिए, मैं आपको बताता हूं। आप ही ने कहा है प्रोग्राम के शुरू में कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा सर्वेलेंस रहने वाला संगठन पॉपुलर फ्रंट है, सबसे ज्यादा पुलिस इंटेलिजेंस सबका मॉनिटरिंग रहने वाला संगठन पॉपुलर फ्रंट है। इतना मॉनिटरिंग रहने वाला एक संगठन पूरे इंडिया में जाके दंगे करता है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? क्या उन्हें ये सारी चीज होने के बाद पता चलता है? वो खुद ही कह रहे हैं ना, हम पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स के फोन टैप किए हैं, हमने पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स के फोन टैप किए हैं। ये सब करने के बाद क्या पॉपुलर फ्रंट बेवकूफ है? इतना मॉनिटरिंग के बाद खुद जाकर दंगे करेंगे? और बिहार पुलिस का आप देखिए, इतना मजाक की बात है, बिहार की पुलिस कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर बिहार आ रहे थे, पटना आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर एक सिटी में जब जाते हैं, वहां का सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल का होना है, और खुद पुलिस कहती है हमारे नाक के नीचे टेरर काम चल रहा था। क्या मजाक है? तो पुलिस कर क्या रही थी? पुलिस को आप सवाल पूछिए,
क्यों उस पुलिस से ये सवाल नहीं पूछा जाता है? उनके वर्जन को आंख बंद करके क्यों माना जाता है? और एक चीज बताता हूं, पुलिस के वर्जन को जो है अल्टीमेट सच मत मानिए। यही वो पुलिस था जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भी केस डाला था। 20 साल के बाद जाके क्लीन चिट मिला है। तो पुलिस के वर्जन को हमेशा सही मानना है तो हर पुलिस के वर्जन को सही मानना है, सिर्फ पीएफआई के खिलाफ के पुलिस वर्जन को सही नहीं आप मानना अपना वर्जन रखिए, आप अपने संगठन की बात कीजिए। आप बताइए आज एबीपी न्यूज के माध्यम से देश को कि आखिरकार पीएफआई ये संगठन क्या है, इस पर जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं, इसकी सच्चाई क्या है? आप क्या हैं? पीएफआई खुद को कैसे देखता है? क्या आप खुद को देशभक्त संगठन कहते हैं? क्या हैं आप, बताइए ना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल इनकम टैक्स में पैसा देती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के अंदर मुसलमानों का जो पिछड़े तबकात हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाला एक संगठन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब भी इंडिया के अंदर हमारे जो भी दस्तूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल हक को कोई भी सरकार हो, या बीजेपी की सरकार हो, उससे पहले यूपीए की सरकार हो, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक छीनने की कोशिश होती है या उसके खिलाफ पॉलिसीज आती है, पॉपुलर फ्रंट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात करने वाली एक संगठन है। और दूसरा चीज, पॉपुलर फ्रंट वेरी क्लियरली कहता है कि आरएसएस और हिंदुत्व जो एक आइडियोलॉजी है ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। इसलिए जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, आज उन आइडियोलॉजी के लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब उनके अंदर हुकूमत आती है, ईडी को हमारे पीछे भेजेंगे, एनआईए को हमारे पीछे भेजेंगे, इनकम टैक्स को हमारे पीछे भेजेंगे। और सिर्फ पीएफआई नहीं है, अगर आप देखेंगे आज इंडिया में बचा कौन है? कांग्रेस ईडी के ऑफिस में घूम रहे हैं, एनसीपी के लोग ईडी ऑफिस में घूम रहे हैं, यहीं पर ही है। आम आदमी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, तो क्या दिक्कत यही है? जिस तरीके से आप एक नजरिए के साथ एक रंग में रंगने की बात कर देते हैं और हिंदू विरोध, एक तरीके से हिंदू विरोध में आप इतनी ज्यादा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि आप आरएसएस को, बीजेपी को देश विरोधी कहने लगते हैं। सर, ये जो विचारधारा है, जब आप इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या इसे देश हित में कहा जाएगा? फिर तो इसे देश विरोधी कहा जाएगा ना सर। पहला चीज, क्या पॉपुलर फ्रंट ने कहीं पर भी हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहा है? क्या ऑन रिकॉर्ड आप बता सकते हैं? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी, हम किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुत्व और हिंदू में आपको फर्क नहीं लगता, हमें फर्क लगता है, क्योंकि हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करने से आप किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करते। नंबर 3, आरएसएस को आप लोग अगर सर्टिफिकेट देंगे नेशनलिस्ट संगठन का, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि यही आरएसएस है जो 3 बार बैन हो चुकी है, हम बैन नहीं हुए। यही आरएसएस है जिसका लिंक गोडसे के साथ था, पीएफआई के साथ लिंक नहीं था। यही आरएसएस थे जिनके लोगों को एनआईए, एटीएस ने टेरर इश्यूज में इंक्वायरी किया था और चार्जशीट में इनके नाम थे। यही आरएसएस है जिनके ऊपर 240 मर्डर केसेस है सिर्फ केरला के अंदर। आप लोगों के लिए देश वेरी नेशनलिस्ट संगठन होंगे, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वो बहुत एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करना ना तो देश के खिलाफ बात करना है, ना तो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करना है। सर, मैं वही कह रही हूं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस जो है वो देश निर्माण के काम में जुटा हुआ है, लेकिन आपको वो सब नजर नहीं आता है। आप अपने नजरिए से किसी भी संगठन को इस तरीके से देखते हैं और दो समुदाय में फिर नफरत भरने का काम करते हैं अपने इन जहरीले बयानों से, जिस तरीके की बातें आप आज एबीपी न्यूज पर बैठकर कर रहे हैं। सर देखिए, यहां पर आरएसएस के कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता, एक काम बताइए जो देश के डेवलपमेंट के लिए आरएसएस ने किया है। एक काम बताइए जो उन्होंने देश की आजादी के लिए किया है। देश की आजादी के वक्त तो पूरे छुपे हुए थे। हिस्ट्री बुक पढ़ लीजिए, बंच ऑफ हिस्ट्री बुक मत पढ़िए, फिर इल्जाम लगेगा मुसलमानों ने लिखा। बंच ऑफ थॉट पढ़िए, किसने लिखा? एमएस गोवालकर ने लिखा। वी आर नेशन विद डिफाइन पढ़िए, किसने लिखा? एमएस गोवालकर ने। पढ़िए वो किताब। वो किताबों में क्या है? बड़ा देश डेवलपमेंट है क्या? 100% रेशियल सुप्रीमेसी की बात है। 100% जो हिटलर ने नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था, उसको जस्टिफाई करने की बात वहां पर पीएफआई जो है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई जो है वो दबे कुचलों की मदद करने वाली है। वो सब ढोंग हो गया ना, वो सब ढोंग हो गया। मतलब आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि पीएफआई जो है वो तो आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने इस विचारधारा की लड़ाई में अपना दुश्मन जो है वो आरएसएस को बना लिया है और उसी के खिलाफ आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यही मैसेज दे रहे हैं अपनी बातों से। देखिए,
देखिए, हमारे दुश्मन कोई एक संगठन नहीं है, हमारे दुश्मन हर वो विचारधारा है जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर आरएसएस की विचारधारा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगर वो लोग इंडिया की जो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को नहीं मान रहे, इसका मतलब वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हम उनकी मुखालिफत करेंगे ही। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर इंडिया में पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो होते ही रहते हैं। आप बताइए, क्या कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है? क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन ये डिफरेंसेस जो है वो हिंसक रूप ना लेना। यहां तो जब हिंसा होती है, जब दंगे होते हैं, तो पीछे से पीएफआई का नाम सामने निकल कर आता है। सारी दिक्कत तो ये है ना सर, लोकतंत्र में हिंसा को तो जगह नहीं दी जा सकती है ना। बहुत बेहतरीन बात आपने कहा, बहुत बेहतरीन बात आपने कहा। मैं चाहता हूं यही बात को लेकर आप थोड़े केरला के पिछले 30 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, जहां पर सीपीएम की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से 400 ज्यादा मर्डर हुए हैं। वहां पर ये अप्लाई नहीं होता क्या? सिर्फ हम पर अप्लाई होता है। और कितने मर्डर केसेस में पीएफआई है बोलिए? अगर आप कंपेयर भी करेंगे, हम 0.1% भी नहीं रहेंगे। ये जो क्राइम आप हम पर लगा रहे हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, केरला का उदाहरण देकर, वहां आरएसएस और लेफ्ट का उदाहरण देकर या फिर परसेंटेज बताकर आप जिस तरीके से कटघरे में खड़े हुए हैं, आप उसको नकार नहीं सकते हैं सर, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त पीएफआई से जुड़े लोग जो सलाखों के पीछे हैं, जिनकी जांच वहां की राज्य पुलिस कर रही है सर, एनआईए कर रहा है सर, एटीएस कर रहा है सर, और ये पुलिस की जांच में सामने निकल कर आ रहा है कि साहब पीएफआई जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अंतरराष्ट्रीय फंडिंग आपको हासिल होती है, और फिर देश के अंदर अशिक्षित बेरोजगार मुस्लिम युवक, उसको सर आप अपना चारा बना लेते हैं सर, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप तो मुसलमानों के जहन में जहर भर रहे हैं। देखिए, वो आपको शायद लगता होगा क्योंकि हम किसी भी धर्म के खिलाफ जहन नहीं पड़ रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि मुसलमान बेरोजगार मुसलमानों के अंदर काम कर रही है, आपकी गलतफहमी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो मेंबरशिप है, हाईली एजुकेटेड मेंबरशिप, हर लेवल के लोग पॉपुलर फ्रंट के अंदर आपको मिलेंगे। और दूसरा चीज़ आप कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट के ऊपर एनआईए की इंक्वायरी, एटीएस की इंक्वायरी हो रही है। जरा 4-5 साल पीछे जाके देखिए, किन किन संगठनों पर एनआईए और एटीएस की इंक्वायरी हुई है, किन किन लोगों पर हुई है, चला वो भी देखिए। सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन, आप एक एजेंसी आप पर इन्वेस्टिगेट करने से आपको ये गलत संगठन नहीं होते। टेरर फंडिंग कहाँ है भाई? टेरर फंडिंग। इंटरनेशनल फंडिंग कहाँ है भाई? इंटरनेशनल फंडिंग आपको बताता हूँ। यही ईडी ने कहा था 2020 में कि पॉपुलर फ्रंट को 200 करोड़ आए। आप लोगों को पता होना चाहिए, बताया था ना 200 करोड़। उसके बाद चेंज करके बताया गया 120 करोड़। अभी हाल ही में ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 12 साल में, 1-2 साल नहीं, 12 साल में पॉपुलर फ्रंट के बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट जो आया है वो 60 करोड़ है, जिसके अंदर रिलीफ के हैं, फ्लड रिलीफ का सारे एक्टिविटीज के अंदर आ जाते हैं। जब एक ही एजेंसी अपना स्टैंड को 3 बार बदलती है 2 साल के अंदर, आप समझते क्या है? क्यों सवाल नहीं पूछते उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। क्योंकि मैं बताता हूँ रमना जी, क्या बात है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। आप जब एक देश हित में सबसे सवाल पूछते हैं सर, और सबका नजरिया जो है वो देश के सामने रखते हैं, और इसी क्रम में आपको भी एबीपी न्यूज पर हमने बुलाया अपनी बात रखने के लिए। जो सवाल पीएफआई को लेकर लोगों के मन में है, वो तमाम सवाल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।